हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और सब पढ़ाई कर रहे हैं। गुड, अच्छी बात है। इतने सारे मैथ्स में भी अब तो बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए हम लोगों ने, है ना। बहुत सारे चैप्टर पढ़ा है, बहुत सारे होमवर्क्स मिले हैं आपको। और अच्छा लगता है कि ग्रुप में आप सब लोग होमवर्क भी अपलोड कर रहे हो। और बहुत लोग हैं जो अभी भी नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी स्टार्ट करो तो आप सीखना स्टार्ट करोगे, है ना। टाइम देखो रुकना नहीं वाला है किसी से, जैसे सर लोगों ने भी बोला आपको। ठीक है, अभी प्रॉब्लम है, हम लोग स्कूल नहीं कर सकते हैं, तो आप इस तरह से जैसे हम लोग भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी इसी तरह से सपोर्ट कीजिए और सीखते रहिए, है ना। मैंने आपको ये बोला था पहले ही कि जितने भी पजल्स मैंने आज तक आपसे पूछे हैं, सबका आंसर मैं देने वाला हूँ, है ना। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सब सारे पजल्स के आंसर्स होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू जितने भी अभी तक मैंने पजल्स पूछे हैं आपसे, सबका आंसर देने वाला हूँ और कैसे होगा वो भी बताने वाला हूँ। लेकिन अभी तक अगर कोई भी ऐसा है जिसने पजल अटेम्प्ट नहीं किया है, कोई क्वेश्चन कोई रिडल उससे छूट गया है, जो कि मैं हर वीडियो के लास्ट में, इधर पिछले 12 वीडियोस के 12 ऐसे वीडियो मैंने बनाए हैं जिसके एंड में पजल रखा है मैंने, तो आप जाइए वो पजल अटेम्प्ट कीजिए और फिर आके आंसर देखिए। ऐसा नहीं कि सीधे ही आप क्वेश्चन का आंसर देना देखना स्टार्ट कर दो, तो उससे आप नहीं सीखने वाले। तो अच्छा रहेगा कि अभी भी आप जाइए और वो पजल को अटेम्प्ट कीजिए, और आपसे हो अच्छी बात है, ना हो तो फिर आगे सोल्यूशन देखिए। ठीक है, तो मैं कैसे बताने वाला हूँ आपको ये बता दूं कि पहली बात मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आज कुछ लिखूंगा नहीं। और पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस वीडियो में ये पजल था और उसका आंसर, फिर क्या पजल था वो बताऊंगा और उसका आंसर क्या होगा कैसे होगा वो डिस्कस करेंगे। तो पहला, साइक्लिसिटी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जो कि पहला पजल वाला वीडियो था। क्वेश्चन था, पजल था लास्ट में कि टोटल 9 eggs है। ओके, 9 eggs है और 2 अटेम्प्ट से ही मैक्सिमम आप 2 अटेम्प्ट कर सकते हो। और उन 2 अटेम्प्ट्स में आपको ये पता करना है कि जो एक अंडा जो खराब था उसमें, वो खराब अंडा कौन सा है, क्योंकि सब सेम दिख रहे थे, किसी में कोई डिफरेंस नहीं था दिखने में। और बस वेट में थोड़ा सा डिफरेंस था कि जो अंडा खराब है उसका वेट थोड़ा सा कम था। कैसे पता करेंगे बताता हूं। एक तराजू है, तो आप तराजू लो, ठीक है। दोनों तरफ 3-3 अंडे रख दो, कोई सा भी रैंडमली, 3 अंडा इधर 3 अंडा इधर, ओके। और 3 अंडे अपने पास रखे, डन। अब क्या क्या बातें हो सकती है? पहला पॉसिबिलिटी कि दोनों तरफ बिल्कुल बराबर हो, वो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, ठीक है। दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल है, इसका मतलब खराब अंडा किधर है? जो 3 अपने पास था, है कि नहीं। अगर दोनों तरफ इक्वल हो गया तो खराब अंडा किधर है? जो अपने पास था, राइट। लेकिन अगर किसी तरफ झुक गया तो जिस तरफ कम वेट है उस तरफ खराब अंडा है। समझ रहे हो बात को? अगर इस तरफ ऊपर रहा इस तरफ नीचे रहा, तो इस तरफ वाले में जो वो खराब अंडा है, खराब एग है, वो उस तरफ है। मीन्स 9 में से 3 मिल गया है कि उन तीनों में से एक अंडा खराब है। समझे आप? 3 3 3, 3 अपने पास, 3 इस तरफ तराजू में, 3 तराजू में इस तरफ। तो अगर दोनों तरफ इक्वल रहा तो इन तीनों में से एक अंडा खराब है। अगर इस तरफ वाला ऊपर रहा तो इस तरफ वाले में से एक अंडा खराब है। और अगर इस तरफ वाला ऊपर रहा तो फिर इन तीनों में से एक अंडा खराब है। समझ रहे आप इस चीज को? तो 3 अंडा मिल गया, डन। नेक्स्ट, एक अटेम्प्ट किया है, सेकेंड अटेम्प्ट। अब जो 3 अंडा मिल गया, 6 को हटा दो, उन तीनों में से एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक अपने पास। समझ गए होंगे आप? अगर अब दोनों तरफ इक्वल रहा तो इधर वाला जो मैंने रखा था वो खराब है, और इधर हल्का रहा तो ये वाला खराब है, और इधर हल्का रहा तो ये वाला खराब है। समझ रहे हैं आप? पहला रिडल डन। सेकंड रिडल जो मैंने पूछा आपसे, सेकंड पजल जो पूछा था वो था क्वाड्रिलैटरल्स फॉर एट्थ, है ना, लेक्चर 13। क्वाड्रिलैटरल्स फॉर एट्थ, लेक्चर 13। ये एक वीडियो होगा, अभी भी आपने नहीं देखा है, जाइए देखिए, अटेम्प्ट कीजिए, नहीं होता है इस वीडियो पे आइए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन था कि आई एम अ वर्ड, इफ यू प्रोनाउंस मी राइटली इट विल बी रॉन्ग, इफ यू प्रोनाउंस मी रॉन्ग इट इज राइट। सो व्हाट वर्ड एम आई? आंसर इज रॉन्ग। रॉन्ग भी तो एक वर्ड है। तो अगर आंसर आप रॉन्ग वर्ड आपका आंसर है, तो देखो, अगर आप उसको करेक्टली प्रोनाउंस करोगे तो क्या बोलोगे? रॉन्ग बोलोगे। एंड इफ उसको आप
रॉन्गली प्रोनाउंस करोगे तो फिर वो राइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो आपको ट्रिक करने के लिए था। तो सेकंड पजल का आंसर इज रॉन्ग। ओके, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पजल आपसे मैंने पूछा था, जो वीडियो था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, है ना, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स फॉर 9th लेक्चर 13। लेक्चर 13 में ये मैंने आपसे पजल पूछा था एंड में कि एक तालाब है ना, एक तालाब है जिसके चारों तरफ चार मंदिर, जिसके चारों तरफ चार मंदिर है। एक बंदा आता है और उसके पास जितने भी फ्लावर्स होते हैं उसको वो उस तालाब में डालता है। तालाब की एक प्रॉपर्टी होती है कि तालाब में डालने के साथ ही वो नंबर ऑफ जो फ्लावर्स होते हैं वो डबल हो जाता है ना। फिर वो पहले मंदिर में चढ़ाता है, जितने भी बचता है वो फिर वापस से नदी में डालता है, नदी नहीं तालाब में डालता है, और फिर वापस से डबल हो जाता है कि नहीं। फिर वो दूसरे में जाता है और उतने ही फ्लावर्स डालता है जितना उसने फर्स्ट टेम्पल में डाला था। इसी से वापस से तालाब में डालता है, फिर से फ्लावर डबल होता है, फिर थर्ड में भी उतना ही डालता है जितना उसने फर्स्ट एंड सेकंड में डाला था, और फिर और सब में, और फिर फोर्थ से पहले भी वही काम करता है, तालाब में डालता है, डबल करता है, और फोर्थ में जाके चढ़ाता है। इसका आंसर भी दिया था, एक स्टूडेंट ने इसका आंसर भी दिया था, आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। गुड, बहुत अच्छा। इसका आंसर इज, उसके पास 15 फ्लावर्स है, उसके पास 15 फ्लावर्स हैं, और वो हर टेम्पल पे 16 चढ़ाता है। अब मैं बताता हूं ये कैसे सही है। 15 फ्लावर थे, तालाब में उसने डाला, डबल हो गया, कितने हो गए 30। इसमें तो गलती क्या करते हैं लोग कि जितने ये सोचते हैं कि जितना फ्लावर था उसके पास उतना ही हर एक टेम्पल पे डालना है। आप जब अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो 90% चांस है कि आप अगर लेते होंगे कि चलो एक ही फ्लावर है तो एक का डबल किया, 2 हो गया, एक पहले पे चढ़ा दिया, एक बचा, फिर उसको डबल किया, फिर दूसरे पे चढ़ा दिया। जितना फ्लावर था उतना ही चढ़ाओगे तो फिर लास्ट में तो उतना ही बचेगा ना उसके पास, है कि नहीं। तो इतना ऑब्वियस है, सबको समझना चाहिए था कि जितने फ्लावर्स उसके पास स्टार्टिंग में थे हर टेम्पल में उससे थोड़ा ज्यादा उसको चढ़ाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ट्रिक था, इसको आप मैथ्स का यूज करके भी कर सकते हो। चलो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि 15-16 कैसे सही है। 15 फ्लावर्स थे, उसने डबल किया, 30 हुए। 16 उसने फर्स्ट टेम्पल पे चढ़ा दिया, बचे कितने 14। 14 को वापस से तालाब में डाला, डबल हुआ, 28 हो गया। सेकंड में जाके उसने कितने चढ़ा दिए 16, तो 28 से 16 उसने चढ़ा दिया, कितने बचे 12। वापस से डबल किया, कितने हो गए 24। थर्ड पे जाके 16 चढ़ाया, कितने बचे 24 माइनस 16 8। फिर उसने डबल किया, कितने हो गए 16। फोर्थ पे चढ़ा दिया, कुछ नहीं बचा उसके पास, है कि नहीं। वैसे सिर्फ यही आंसर नहीं हो सकता, इसके अलावा और भी आंसर्स हो सकते हैं, मैं बताता हूं कैसे। दूसरा आंसर, अब यही चीज आप ट्राई करना कि उसके पास अगर 30 फ्लावर्स होते, है ना, 30 फ्लावर्स होते और हर टेम्पल पे वो 32 चढ़ाता तो भी करेक्ट आंसर आता। बट मिनिमम उसको 15 चाहिए, 15 फ्लावर्स होते और 16 हर टेम्पल पे चढ़ाता तो फिर वो लास्ट में उसके पास कुछ नहीं बचता। ये कैसे आप करोगे, आया कैसे। अज्यूम कर लो कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स थे x, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने थे x, और y उसने हर टेम्पल पे चढ़ा दिया। अब इस पे आप एक लीनियर इक्वेशन बना डालो। अब लीनियर इक्वेशन कैसे बनाओगे, y उसने चढ़ा दिया, बचे कितने x माइनस वाई, ठीक है। अब उसको तालाब में डाला, 1 मिनट, x अगर एज्यूम किया था तो 2x हो गया ना, तो 2x में से y चढ़ा दिया, बचे कितने 2x माइनस वाई, है कि नहीं। तो 2x माइनस वाई को वापस से चढ़ाया, डबल हुआ, तो 2x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर सेकंड पे चढ़ा दिया माइनस वाई, फिर इसका मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर थर्ड पे चढ़ा दिया माइनस वाई, फिर उसका मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर फोर्थ पे चढ़ा दिया माइनस वाई, लास्ट में कुछ नहीं बचा तो इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन को सॉल्व करो और x और y का रेशियो आपको 15:16 आ जाएगा, मीन्स 15:16 आ जाएगा। मीन्स x और y का रेशियो आया ना 15:16, मीन्स x का वैल्यू 50 ले सकते हो, y का वैल्यू 60, या 15-16 रेशियो मतलब क्या, उसका डबल भी कर सकते हैं कि उसके पास अगर 30 फ्लावर्स हुए तो 32, 16 का डबल 32 चढ़ाएगा, ठीक है। तो ये था थर्ड रिडल। थर्ड के बाद फोर्थ में आता है। फोर्थ था कौन से वीडियो में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर 10th के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर 13 में मैंने एक दिया था। ये सबसे मजेदार पजल है, चलो मैं आपको बताता हूँ। इसके आंसर्स भी 1-2 लोगों ने दिए लेकिन बिल्कुल गलत है, इसमें बहुत दिमाग लगाना था। तो पजल क्या था, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक रिवर है, कुछ ऐसे ही बोला था, या एक रोड है, हाँ
एक रोड है जिसको क्रॉस करना है 4 लोगों को, A B C D 4 लोग हैं। ए को क्रॉस करने में 10 मिनट लगता है, बी को क्रॉस करने में 5 मिनट लगता है, सी को क्रॉस करने में 2 मिनट लगता है और डी को क्रॉस करने में 1 मिनट लगता है। रूल यह है कि एक ही टॉर्च है, बिल्कुल अंधेरा है, एक ही टॉर्च है, एक बार में ज्यादा से ज्यादा 2 जन जा सकते हैं, 2 आदमी ही जा सकता है। और टॉर्च लेके जो जाएगा तो किसी एक को टॉर्च लेके वापस भी आना पड़ेगा। ये भी थोड़ा सा लॉजिकल है उसमें। कैसे करेंगे आप? जैसे भी सोचोगे, बहुत सारे तरीके से सोचोगे तो किसी का आंसर 18 आ जाएगा, 19, वैसे 18 भी बहुत कम का आया होगा, 19 आपने आंसर शायद लाया होगा, 21 लाया होगा या उससे ज्यादा ही आता होगा। आंसर बताऊं क्या है? आंसर इज 17 मिनट्स। सिर्फ 17 मिनट में मिनिमम वो सब क्रॉस कर सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे। पहले क्या होगा, पहले 1 और 2 चला जाएगा। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनिए, 1 और 2 चला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो ज्यादा स्लो जा रहा है उसके इक्वल टाइम लगेगा ना। तो 1 और 2 साथ में गया तो टाइम कितने लगे? 2 मिनट्स। आप उसे लिख के रख लो कहीं पे, 2 मिनट्स लग गए 1 और 2 साथ में गए तो। अब एक जो ए मीन्स, चलो मैं ऐसे बोल देता हूं कि जो जिसको जाने में 1 मिनट लग रहा है उसका नाम मैं 1 रख देता हूं, मीन्स 1। जिसको जाने में 2 मिनट्स लग रहा है उसका नाम मैं 2 रख देता हूं, 2। जिसको जाने में 3 मिनट्स लग रहे हैं, सॉरी 3 तो था ही नहीं, 5 मिनट लग रहे हैं, उसका नाम रख देता हूं 5 या फिर 5। और जिसको जाने में 10 मिनट लग रहे हैं उसका रख देता हूं 10। तो देखो, पहले 1 और 2 चले गए, ठीक है? कितने टाइम लगा? 2 मिनट। एक उधर से वापस लेके आ गया, एक लेके वापस आ गया टॉर्च को, कितने लग गए? 3 मिनट। अब देखो क्या होगा, यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब 5 और 10 एक साथ जाएगा, 5 और 10 एक साथ जाएगा। कितने मिनट्स लग गए? 10 मिनट। पहले कितना था? 3 मिनट। 10 और 3 कितने हो गए? 13 मिनट, ठीक है? अब 5 10 में से कोई वापस नहीं आएगा, 2 उधर पहले से था तो 2 उधर से टॉर्च लेके आ जाएगा, है कि नहीं? तो 13 2 कितना हो गया? 15, 15 मिनट्स। अब उस तरफ 5 और 10 जा चुके हैं, इधर कौन है? 1 और 2, तो 1 और 2 अब साथ में चला जाएगा वापस से एंड में। तो 15 लगा था प्लस 2 मिनट और 17। तो 17 मिनट में वो लोग क्रॉस कर सकता है। सबसे मजेदार पजल था, वन ऑफ द सबसे इंटरेस्टिंग पजल मुझे ये लगता है, और आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग पूछने वाला हूं। तो इसका आंसर क्या हो गया? 17 मिनट्स। प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को वापस से देखिए, टाइम दीजिए, आपको अगर समझ में नहीं आया तो समझ में आ जाएगा। तो ये था कौन सा? 4th पजल जो पूछा था मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर 10th लेक्चर 13। इस वीडियो में ये पजल था एंड में। 5th पजल था जो कि था रिमाइंडर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। उसके लिए मैंने ये पजल दिया था। ये मैंने बहुत पहले भी आप लोगों से पूछा था। ये पजल था कि एक बॉक्स है, 20 वाइट कलर के सॉक्स हैं, 20 ब्लैक कलर के सॉक्स हैं। तो फिर एक बंदा बिल्कुल अंधेरे में उससे एक एक करके सॉक्स निकालता है। पहला सॉक्स निकाला, दूसरा सॉक्स निकाला, ऐसे करके वो सॉक्स निकालता है और एक बार में एक ही निकाल सकता है। तो कितने मिनिमम अटेम्प्ट में उसको वो एक करेक्ट पेयर ऑफ सॉक्स मिल जाएगा? आंसर इज 3। सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट में उसको मिल जाएगा। बताता हूं कैसे। पहले बार में निकाला, 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो व्हाइट होगा या फिर वो ब्लैक होगा। तो पहले बार में निकाला, मान लो ब्लैक हो गया। सेकेंड टाइम में निकालेगा, अगर ब्लैक मिल गया अच्छी बात है, दिख नहीं रहा, वो ऐसे सोचेगा कि सेकेंड निकालूंगा तो फिर ब्लैक है, अच्छी बात है, ठीक है, तब तो मिल गया। अगर वो व्हाइट हो गया तो एक ब्लैक एक व्हाइट हो चुका है। अब जब वो थर्ड अटेम्प्ट में बाहर निकालेगा तो थर्ड क्या हो सकता है? ब्लैक या व्हाइट ही हो सकता है। तो थर्ड अगर ब्लैक या व्हाइट है, तो अगर ब्लैक है तब भी इधर ब्लैक था उसके पास, एक पेयर तो हो गया। और अगर थर्ड वाला व्हाइट था तो भी व्हाइट है उसके पास, फिर भी एक पेयर हो गया, है कि नहीं? तो इसीलिए मिनिमम 3 अटेम्प्ट्स में उसको एक राइट पेयर ऑफ सॉक्स मिल जाएगा, है कि नहीं? तो 5th का आंसर इज 3 अटेम्प्ट्स। 6th पजल जो मैंने आपसे पूछा था वो था कौन सी वीडियो में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर 8th लेक्चर 14। इस वीडियो में मैंने 6th पूछा था। ये भी मजेदार है। 3 ब्रिक्स हैं, 3 ईंट हैं, और किसी भी
हम लोग इसका स्केल का यूज कर नहीं सकते, सॉरी स्केल का यूज कर सकते हैं, और फॉर्मूला कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, और विदाउट यूजिंग फॉर्मूला आप स्केल का यूज करके उसका डायगोनल कैसे निकालोगे। अब डायगोनल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कुछ आपको एग्जांपल से बताना पड़ेगा। चलो ठीक है, जैसे ये एक मान लो तो ये एक ब्रिक है, ओके, ये एक ब्रिक है, ये दूसरा ब्रिक है बिल्कुल सेम दिखने वाला, और ये तीसरा ब्रिक है, ठीक है, ये 3 ब्रिक ले लिए। अब मैं इस ब्रिक का डायगोनल का मतलब हुआ ये पॉइंट, ये ऊपर वाले पॉइंट से लेके, ठीक है, ये ऊपर वाला पॉइंट जो हो गया, ये ऊपर वाले पॉइंट से लेके इधर का नीचे वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस समझने का ट्राई करना, थोड़ा सा मुश्किल है ये समझना, तो वो फाइंड करना है अपने को विदाउट एनी फॉर्मूला, विदाउट एनीथिंग। फॉर्मूला का यूज करके, वैसे अगर नहीं पता तो बता दो, फॉर्मूला का यूज करके डायगोनल इज √L² + B² + H²। L इज लेंथ, B इज ब्रेड्थ, H इज हाइट। लेकिन फॉर्मूला का यूज तो करना नहीं है, स्केल है अपने पास, तो स्केल से कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। मैं क्या करूंगा, एक ब्रिक है, उसके जस्ट ऊपर एक दूसरा ब्रिक रख दूंगा, ये रख दिया, 2 ब्रिक हो गए, ऐसे रखा हुआ है 2 ब्रिक। थर्ड ब्रिक को मैं कैसे रखूंगा देखो, अब चाहो तो घर में ईंट होगा 2-3, है ना, उसका यूज करके फाइंड कर लो। थर्ड में क्या करूंगा, या 2 ऐसे रखने से और भी अच्छा, इससे भी हो जाएगा, ऐसे मैं रख दूं, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल दोनों को रख दिया, समझ गए होंगे आप, दोनों को पैरेलल रख दिया, और पैरेलल रखने के बाद एक को बिल्कुल इधर नीचे रख दिया, समझिए आप ध्यान से, एक को नीचे रख दिया, तो मतलब 2 को ऐसे रखा है, आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, 2 को ऐसे रखा है और तीसरे को ऐसे रखा है ना, मीन्स दोनों को बिल्कुल साथ में रख दिया, एक को एक के ऊपर रख दिया, ऐसे भी चलेगा। अब इधर सेकंड, इधर वाले के ऊपर जो खाली स्पेस बचा है ना, वो बिल्कुल इधर ये तीनों ब्रिक के इक्वल ही है। मैंने क्या बोला कि इधर वाले के ऊपर जो खाली स्पेस बचा है वो बिल्कुल एक ब्रिक के ही बराबर है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट से ये वाले जो इधर मेरे लेफ्ट हैंड के ऊपर वाला जो ब्रिक है, उसका जो आगे से इधर वाला ऊपर वाला पॉइंट है, उस वर्टेक्स से लेके यहां इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, मीन्स ये राइट वाले हैंड के ब्रिक के मेरे साइड के राइट साइड का जो कॉर्नर है ना, ऊपर से उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इन सब ब्रिक के डायगोनल के ही इक्वल होगा। अगर समझ में नहीं आया तो जाओ ब्रिक लो, एक ब्रिक के ऊपर दूसरा ब्रिक रखो और थर्ड ब्रिक को उसके बिल्कुल पैरेलल में रख दो, ठीक है, मीन्स नीचे से 2 को ऐसे सजाया और एक को इधर वाले के ऊपर रख दिया। अब इधर वाले पॉइंट से इधर वाले ब्रिक के ऊपर वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वही तो होगा, वो उसके डायगोनल के इक्वल ही होने वाला है। समझ रहे आप इस चीज को, तो ये आपका आंसर मिल गया, डायगोनल अपने को मिल चुका है। डन, ये कौन सा था, 6th था। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो 1-2 बार देखिए इस यही चीज को आप रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा। ये था 6th वाला। अब आते हैं 7th पे। 7th क्वेश्चन था ये इसका आंसर सब लोगों ने दिया था, बहुत लोगों ने दिया था इसका आंसर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स फॉर 9th। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स फॉर 9th लेक्चर 14 का जो क्वेश्चन था, कुछ पार्किंग है, नंबर्स लिखे हैं, एक के ऊपर कार है ना, एक के ऊपर ऑलरेडी पार्क्ड है पहले से कार, और फिर इधर कुछ नंबर्स लिखा है, इधर नंबर लिखा है, इधर नंबर लिखा है, इधर नंबर लिखा है, इधर नंबर लिखा है। तो बताना है कि वो कार जिधर पार्क्ड है उसका नंबर क्या है। बहुत सिंपल है, आप क्या करना, स्क्रीन को उल्टा करके देखना, तो आपको नंबर्स दिखेंगे 86, 87, 88, 89 और 90 और 91, है ना। तो 86, 88 देखा तो कार किस पे खड़ा है, 87 पे खड़ा है कि नहीं, 87 नंबर पार्किंग पे, वो ऑलरेडी पार्क्ड है। समझ रहे आप, तो आंसर इज 87। ये था 7th वाला। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th पजल जो था वो था ग्राफ्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर क्लास 10th है ये, फिर से बहुत अच्छा पजल। मोहन एक आदमी है और राम उसका पड़ोसी नया आया है। मोहन की 3 डॉटर्स है, राम को उसके तीनों डॉटर्स का एज नहीं है पता। तो एक दिन राम मोहन से पूछता है कि आपकी तीनों बेटियों का एज क्या है, तो आपकी तीनों बेटियों का एज क्या है, ये क्वेश्चन के बाद अब राम क्या है कि थोड़ा समझदार आदमी है, मोहन भी समझदार है, वैसा जो आगे वो बात बोलने वाला है मैं समझदार ही है। तो मोहन बोलता है कि मेरे तीनों बेटियों के जो उम्र है उसके एज का जो प्रोडक्ट है वो 36 है, ठीक है, प्रोडक्ट क्या है 36 है।
तो ये सुनते मैं सीधे आंसर ही बता रहा हूं। चलो क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। उसका प्रोडक्ट 36 है, तो राम को समझ में नहीं आया, तो राम ने बोला एक और हिंट दो। तो मोहन बोलता है कि मेरे तीनों बेटियों के एज का जो सम है वो मेरा जो हाउस नंबर है उसके इक्वल है। तो थोड़ा सा राम सोचता है और वो बोलता है, फिर भी उसको समझ में नहीं आता है। फिर बोलता है कि एक और क्लू दो। तो मोहन बोलता है कि मेरी जो सबसे छोटी बेटी है उसकी आंखें जो है वो ब्लू है। तो कई लोगों को ये लगा होगा कि ये क्या लॉजिक होगा, मैं बताता हूँ लॉजिक क्या है, ध्यान से देखना। तो जो पहली बार वो बोलता है कि मेरे तीनों बेटियों के एज का प्रोडक्ट इज 36, तो तुरंत राम सोचता है 36 की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 36 आना चाहिए। तो आप चाहो तो एक पेन बुक लेके ये चीज लिख सकते हो कि पॉसिबिलिटीज लिमिटेड ही 36 होने के। एक पॉसिबिलिटी है 1136, है कि नहीं, मतलब तीनों बेटियों का एज 1136 हो जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है 1218। मैं सजेस्ट करूंगा कि इस चीज को आप लिख लीजिए तो और बेटर समझ में आएगा। फर्स्ट इज 1136, सेकेंड पॉसिबिलिटी इज 1218, थर्ड पॉसिबिलिटी इज 1312, फोर्थ पॉसिबिलिटी इज 149, फिफ्थ पॉसिबिलिटी इज 166 और सिक्स्थ पॉसिबिलिटी इज 236। अब राम बहुत तेज है, उसने ये सारी चीजें वही भी सोच लिया, तो ये 6 हो गए। सेवेंथ पॉसिबिलिटी इज 229 एंड एट्थ पॉसिबिलिटी इज 334। यही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा आप ट्राई कर लो, कुछ और नहीं मिलेगा। पहली बात मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये सब लिख लो। तो पहला पॉसिबिलिटी जो था 1136, उन तीनों को ऐड करो। सेकंड वही क्लू दिया था ना उसने कि ऐड करने के बाद मेरे हाउस नंबर के इक्वल आता है। तो 1136 को ऐड करो, अगर 1136 होता तो 1136 को ऐड करोगे तो 38 आता है, ठीक है। 1 to 18 को अगर 1 to 18 ऑप्शन होता तो वो ऐड करके 21 आता है। अगर 1 3 12 होता तो वो ऐड करके 16 आता है। और अगर 1 4 9 होता तो 14 आता है। 1 6 6 पे 13 आता है। 2 3 6 पे 11 आता है। 2 2 9 पे 13 आता है और 3 3 4 पे 10 आता है। अब देखो ये सारी पॉसिबिलिटी है। अब ध्यान से सुनना, ये बोला कि ये मेरे हाउस नंबर के इक्वल है, तो सीधी सी बात है कि राम को मोहन का हाउस नंबर तो पता ही है, पड़ोसी है उसका, तो राम को पता है कि मोहन का हाउस नंबर क्या है। मीन्स ध्यान से इन सारे सम को आप ऑब्जर्व करो तो क्या क्या था, 38, 21, 16, 14, 13, 11, 13 एंड 10। ये जो 13 दो बार आया ना, उसके अलावा बाकी सब में डिफरेंट डिफरेंट सम वैल्यू आ रहा था। तो अगर उन सारे डिफरेंट पॉसिबिलिटी में से कोई भी एक होता तो राम तुरंत ही जवाब दे देता कि अच्छा मीन्स 38 आ रहा है। तो अगर हाउस नंबर उसका 38 होता तो राम तुरंत बोलता ओके मीन्स आंसर 1136 है, क्योंकि ऐड करके 38 सिर्फ एक वही पॉसिबिलिटी है आने का। दूसरा, अगर उसका हाउस नंबर 21 होता तो वो तुरंत आंसर बोल देता कि 1 2 एंड 18 है, क्योंकि 21 सिर्फ उसी तरीके से आ सकता है। मैं वापस से बोलूंगा, इस चीज को लिखो आप और बेटर समझ में आएगा। मीन्स जो सारे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज थे, अगर उनमें से कोई भी एक होता तो राम तुरंत ही आंसर बोलता, क्योंकि हाउस नंबर तो फिक्स है, एक ही है। उसने सेकंड अटेम्प्ट में भी आंसर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो हाउस नंबर है उसका वो ऐड करके एक से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में आ रहे। वो कौन सा था? 13। मीन्स 13 था हाउस नंबर उसका, तभी राम को समझ में नहीं आया कि उसके बेटियों का एज क्या है। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर हाउस नंबर पता है उसको तो जो सारे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज थे अगर उसमें से आता तो तुरंत आंसर दे देता। तो 13 की क्या क्या पॉसिबिलिटी थी? 1 6 6 एंड 2 2 9 है कि नहीं। 2 + 2 + 9 13 आता है एंड 1 + 6 + 6 भी 13 आता है। तो उसको लग गया कि या तो 166 है या तो 229 है। यहां तक उसे समझ में आ गया। अब जब थर्ड क्लू मांगा उसने, तो थर्ड उसने दिया कि मेरी जो सबसे छोटी बेटी है उसकी आंखें ब्लू है। तो आंखें ब्लू होना क्लू नहीं है, क्लू है कि सबसे छोटी बेटी। तो अगर 229 होता
तो उसकी सबसे छोटी बेटी होती ही नहीं ना, क्योंकि टू टू मीन्स क्या हो गया, ट्विंस हो गया, जुड़वा हो गया। समझो ध्यान से, टू टू हो गया मीन्स क्या हो गया, जुड़वा हो गया, मीन्स सबसे छोटी बेटी तो उसकी हुई नहीं ना। बाकी जो छोटी दो बेटियां जो है उनका एज सेम हो गया, तो जुड़वा में छोटा बड़ा तो नहीं होता है। तो उसको लग गया अच्छा मीन्स इसकी छोटी बेटी है, इट मीन्स 166 आंसर है, क्योंकि 1 अब छोटी बेटी हो गई और 6 बाकी दो जुड़वे हो गए। समझे आप? तो आंसर इज 166। मल्टीप्लाई करके देखो 36 आ रहा है, ऐड करके मीन्स हाउस नंबर 13 है उसका, और सबसे छोटी बेटी का आंखें ब्लू है। तो ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, इसलिए आंसर इज 166। ओके, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पजल का आंसर आपने देख लिया, आंसर इज 166। ना नेक्स्ट नाइन्थ पजल जो था, नाइन्थ पजल था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। उसमें क्वेश्चन था, ये पजल था, हाँ ये भी अच्छा पजल था, कि एक ऐसे होटल में जाता है जिसमें कि कुछ करेंसी चलता नहीं है, पैसे रुपये पैसे जो होते हैं जनरली वो चलता नहीं है। चलता क्या है, तो वहां का जो गोल्ड कॉइन्स, एक बिस्किट होता है, वो गोल्ड बिस्किट ही वहां पे चलता है, जो कि आपको हर डे का पेमेंट पहले मतलब अलग ईच डे करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग के 4 दिन का पेमेंट एक साथ कर दो, वैसा नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में ही जाके आपको वहां से गोल्ड बिस्किट लेने पड़ते हैं। तो जो एक बंदा जाता है, आप जाते हो, बिस्किट आपको 3 टाइप के मिलते हैं, 3 ही बिस्किट मिलता है। एक का वैल्यू 1000 रुपीज होता है, एक का वैल्यू 2000 रुपीज होता है, और एक का वैल्यू 4000 रुपीज होता है। और हर एक दिन के बाद आपको पेमेंट करना है। तो कैसे पेमेंट करोगे, बताता हूं मैं। तो फर्स्ट डे वो जाके 1000 रुपीज दे देगा। फर्स्ट डे उसने 1000 रुपीज दे दिया, 7 डेज तक उसे रुकना है। तो फर्स्ट डे 1000 दे दिया, तो सेकेंड डे जब होगा तो वो 2000 का अपना बिस्किट लेके आएगा। और उसने, हाँ एक और कंडीशन था कि जो होटल वाला है उसके पास कोई खुद के उसके पास डिफरेंट कॉइन्स नहीं है कि ईच डे जाके वो 2000 का छुट्टा उसे मिल जाए, 4000 का छुट्टा मिल जाए, ऐसा नहीं है उसके पास। जो भी था 3 ही बचा था उसके पास, 1000 का, 2000 का और 4000 का, वो सब उसने उसको ही दे दिया तीनों। तो मैं बताता हूं कैसे होगा। फर्स्ट डे वो 1000 का जाके देगा, सेकेंड डे जाएगा 2000 का देगा, तो फर्स्ट डे का 1000 तो होगा ना उसके पास, वो 1000 उससे ले लेगा। अब इसके पास एक 1000 का, एक 4000 का बचा है, 2000 का उसने दे दिया, 2 दिन बीत भी गए। थर्ड डे वो वापस से 1000 का दे देगा, जो 1000 तो था एक उसके पास, 1000 दे देगा। अब उसके पास सिर्फ एक बचा है 4000, और होटल वाले के पास एक 1000 और 2000 का बच गया, आ चुका है, और 3 दिन बीत चुके हैं। फोर्थ डे वो 4000 का जाके दे देगा, और जो उसके पास 1000 एंड 2000 का था वो ले लेगा। ठीक है, 4 दिन बीत गए, 4000 हो गया। फिफ्थ डे वो वापस से 1000 दे देगा, इसके पास तो 1000 एंड 2000 का था, तो फिफ्थ डे वो वापस से 1000 का दे देगा। ठीक है, और इसके पास बचा 2000 का। सिक्स्थ डे वो 2000 का देगा, 1000 ले लेगा। सेवेंथ डे जो 1000 आया वो दे देगा, है कि नहीं, हो गया काम। तो इस तरह से उसको 7 डे रह भी लेगा और ईच डे का पेमेंट भी कर देगा। ओके, तो 9 मैंने आपको बता दिया है, टोटल 9 रिडल्स, 9 पजल्स, पहेलियां का आपका आंसर मैंने बता दिया आपको। 10th था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर 8th, लेक्चर 15, 10th पजल इसमें था। ये भी अच्छा पजल है, मैं सारे पजल को अच्छा ही बता रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है। जो पजल वाले क्वेश्चंस होते हैं उससे मुझे एक अलग ही लेवल का मजा आता है, सोचना पड़ता है। तो आप भी सोचोगे तो अच्छा लगेगा, बिना सोचे सीधे आंसर सुनोगे तो उतना मजा नहीं आता। पहले खुद सोचो, अगर नहीं हो तो आंसर देखो, और हो जाए तो चेक करो सही है गलत है। तो 10th, हाँ 10th क्या था पजल, कि कोई एक दुकानदार के पास जाती है एक लेडी, और 200 रुपए का सामान खरीदती है और 1000 रुपए देती है। छुट्टा नहीं होता दुकानदार के पास, वो बगल वाले के पास जाता है, छुट्टा लेके आता है 1000 रुपए का, 200 खुद रखते हैं क्योंकि 200 का सामान दिया था, 800 उस लेडी को दे देता है वापस। अब जो उसने लेडी ने 1000 रुपीज का नोट दिया था, जो उस दुकानदार के पास है, वो 1000 रुपए वो लेके आता है, बोलता है ये नोट तो नकली है। तो ये दुकानदार अब कर क्या सकता है, लेडी तो जा चुकी है, तो ये अपने जो खुद के इसके पैसे होते हैं 1000 रुपए उसको दे देता है। तो ये दुकानदार को कितने का नुकसान हुआ,
आंसर इज 1,000 रुपए का नुकसान। मुझे पता है आप लोग कई तरह के आंसर सोच रहे होंगे, 1,500 कोई सोच रहा होगा, कोई 1,800 सोच रहा होगा, बट आंसर इज 1,000 रुपीज। कैसे 1,000 रुपए का मैं आपको बताता हूं। अब 200 रुपए एक तो सामान जो गया है वो वाला, ठीक है, और साथ में 800 रुपए जो उसने उस लेडी को दे दिया था कैश में, वो वाला, यही दोनों नुकसान हुआ। आप सोच के देखिएगा इस बारे में, ठीक है। 1,000 रुपए का वही नुकसान हुआ। आप ये मत सोचो कि वो नकली था नोट, वो भी नुकसान हुआ। तो नकली नोट जो था, तो नकली नोट उसका कुछ फायदा भी तो इसको नहीं, उसका नुकसान तो कुछ नहीं हुआ ना। नकली नोट था, नकली नोट है, खत्म, है ना। प्रॉब्लम किधर हुई कि 800 रुपए जो उसके गए थे और 200 रुपए का सामान जो गया था, उतना ही गया ना उसका, तो समझ रहे हैं आप। और वो जो 1,000 रुपए आप बोलोगे कि बाद में 1,000 रुपए उस दुकानदार को दिया भी तो था, तो उसे लिया भी तो था। वो जो 800 रुपए लेडी को दिया, वो खुद के गले से तो दिया नहीं था, किधर से दिया था? वो बगल वाले के दुकानदार से लाया जो था 800 रुपए, वो दिया था ना। तो वो बगल वाले दुकानदार से जो लाया था 1,000 रुपए, उसमें से 800 दे दिया था, 200 रख लिया था। तो 200 जो रखा उसका सामान का उसको नुकसान हुआ, और 800 रुपए लेडी को दे दिया था, वो वाला नुकसान हुआ, और कोई नुकसान नहीं हुआ। तो 1,000 रुपए के लॉस में था वो दुकानदार, ठीक है। 1,000 रुपए का नुकसान हुआ। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी फेमस क्वेश्चन है, आप बहुत फेमस है, बहुत जगह पूछा जा सकता है, तो आप इसका आंसर आपको आना चाहिए। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आप सोचो। 11th, इनइक्वालिटी फॉर ट्राइंगल, इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल फॉर 9th, लेक्चर 15। 7 चोर हैं, चोरी करते हैं, हीरा चुराते हैं, जंगल में जाते हैं, छुप जाते हैं, सब लोग सो रहा होता है, 2 चोर की नींद खुलती है, दोनों बोलते हैं चलो आपस में बांट लेते हैं। बांटने जाते हैं, बराबर बराबर करते हैं, लेकिन एक बच जाता है। 3 को उठाते हैं, एक बता एक और को उठा लेता है कि चलो 3 जन बराबर तो होना चाहिए ना, हीरे वाली बात है, हीरे वाली बात है। तो वो तीनों जब आपस में बांटने जाते हैं तो भी एक एक्स्ट्रा बच जाता है, एक और को उठा लेता है, 4 जन हो जाते हैं तो भी एक एक्स्ट्रा बच जाता है, 5 जन में भी एक एक्स्ट्रा बचता है, 6 जन में भी एक एक्स्ट्रा बचता है, लेकिन 7 जन होने के बाद वो इक्वल हो जाता है, मतलब बराबर बराबर बढ़ जाता है। तो उसके पास कितने हीरे थे बताता हूं। ये उस टाइप का क्वेश्चन हो गया कि एक नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आता है। वही बात होगी ना, 2 आपस में बराबर बांट रहे थे, रिमाइंडर 1 आ गया। 3 जन आपस में बांट रहे थे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। 4 जन आपस में बांट रहे हैं तो भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, एक ही बच रहा है ना। 5 जन बांट रहे हैं तो भी 1 आ रहा है, 6 जन बांट रहे हैं तो भी 1 आ रहा है, 7 जन में रिमाइंडर नहीं आ रहा है। समझे बात को? 7 जन में रिमाइंडर नहीं आ रहा है, मीन्स डिविजिबल हो जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आप याद करो बचपन में कैसे करते थे। 7 को अभी रहने देते हैं, 2 से लेके 6 तक में डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आता है। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करते थे, या आप ही सोचो आप कि एक ऐसा नंबर जो 2, 3, 4, 5, 6 इन सब से डिविजिबल हो और उसमें हम लोग 1 ऐड कर दें तो काम हो जाएगा। तो एक ऐसा नंबर जो 2, 3, 4, 5, 6 सबसे डिविजिबल हो, वो क्या होगा? वो तो 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम होगा। तो 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम फाइंड करके देखो। 2 and 3 का हो गया 6, 6 and 4 का हो गया 12, 12 and 5 का हो गया 60, इन 60 and 6 का हो गया 60। तो इन सब का एलसीएम क्या हो गया? 60। तो अगर क्वेश्चन ये होता कि इन सब से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आना चाहिए, तो आंसर हो जाता 61, बिकॉज 61 में इन सब से डिवाइड करके देखो रिमाइंडर 1 आता है, लेकिन 7 से डिविजिबल भी होना चाहिए, है कि नहीं? तो 61 7 से डिविजिबल है क्या? नहीं है डिविजिबल, 61 आंसर नहीं है। तो अब नेक्स्ट नंबर 60 के बाद कौन सा होगा जो इन सब से डिविजिबल होगा? 60 के बाद 120। तो 120 में 1 ऐड करो, 121। क्या वो 7 से डिविजिबल है? नहीं है। तो ऐसे करके आप सीधे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें, सीधे 60 में तब तक मल्टीप्लाई करो जब तक कि 60 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 ऐड करने के बाद वो 7 से डिविजिबल ना हो जाए, है कि नहीं? तो 60 इंटू 2 किया तो नहीं हुआ, 3 किया 180 प्लस 1 181 नहीं हुआ, 4 से किया तो कितना हुआ? 60 इंटू 4 240 प्लस 241, 7 से डिवाइड किया तो डिविजिबल नहीं हुआ, 5 किया तो 300, 301 1 ऐड करने पे, तो 301 में अगर आप 7 से डिवाइड करो तो डिविजिबल है कि नहीं? तो 301
डायमंड्स थे उसके पास, इसीलिए आप करो तो 301 में 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आता है, 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 आता है, 4 5 6 तक रिमाइंडर 1 आता है, बट वो 7 से डिविजिबल होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक आंसर होगा, वही वाले क्वेश्चन, टेम्पल वाले क्वेश्चन की तरह 301 में के बाद भी आप 300 जो पहला नंबर था, जो 1 to 6 सबसे डिविजिबल था, और 301 करने पे 7 से डिविजिबल हो गया, ऐसे आप 60 में मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 ऐड करके देखते जाओ कौन सा 7 से डिविजिबल है। नेक्स्ट आपको 721 मिल जाएगा। 721 देखोगे तो वो 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आता है, और 7 से 721 कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 721 में दो लोगों ने आंसर दिया भी था, ये दोनों ही आंसर दिए गए थे, करेक्ट था, गुड, बहुत अच्छा। बट 301 ज्यादा बेटर रहा क्योंकि वो फर्स्ट नंबर हो गया, आपको फर्स्ट 301 ही मिलेगा, है कि नहीं? सो 301 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट लास्ट अभी तक का पजल, जो सबसे लेटेस्ट पजल था, वो था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर 10th लेक्चर 15 में। क्या पूछा था मैंने कि एक सत्य नगरी है, एक झूठ नगरी है, इधर जाने का रास्ता सत्य नगरी है, इधर जाने का रास्ता झूठ नगरी है, और एक बंदा, सत्य नगरी वाले सब सच ही बोलते हैं, झूठ नगरी वाले सब झूठ ही बोलते हैं। तो क्या होता है कि एक मिनट, हाँ, तो एक बंदा जाता है, जैसे मैं ही जाता हूं, कोई भी जाता है, इधर से सत्य, एक ऐसा जगह आता है जहां मोड़ होता है ना, उसके इस तरफ सत्य नगरी है, इस तरफ झूठ नगरी है। तो सत्य नगरी की तरफ से एक बंदा आ रहा होता है, एक कोई आदमी आ रहा होता है, और झूठ नगरी से भी आ रहा होता है। सत्य नगरी वाला सच ही बोलने वाला है, झूठ नगरी वाला झूठ ही बोलने वाला है। तो आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि आपको पता चल जाए कि सत्य नगरी वाला, सत्य नगरी जाने का रास्ता ये है। बहुत सारे जवाब आपने सोचे होंगे, बट मैं आपको करेक्ट जवाब बताता हूं, सही आंसर होगा। आप देखो, बहुत सारे क्वेश्चन पूछोगे, जैसे आप अगर जवाब देना चाहोगे, अगर कोई उससे पूछेगा, पहले मैं कुछ गलत आंसर बता देता हूं। जैसे मैं मुझे पता नहीं है कि कौन सा सत्य नगरी वाला है, कौन सा झूठ नगरी वाला है। तो अगर सपोज एक का नाम मैं ए रख दूं, एक का नाम बी रख दूं, ए से मैं पूछूं कि सत्य नगरी किधर है, तो वो अगर बताएगा कि सत्य नगरी इधर है, तो अपने को तो पता नहीं है ना कि ए सत्य नगरी से है या झूठ नगरी से, प्रॉब्लम उधर है। झूठ नगरी वाला भी तो हो सकता है, तो आखिर करे क्या, क्या क्वेश्चन पूछे? तो अगर क्वेश्चन उससे ये पूछे, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, किसी भी बंदे से, वो ए या बी किसी से भी पूछेगा कि अगर मैं इससे, मतलब ए से कहेगा बी के बारे में कि अगर मैं बी से पूछूं कि सत्य नगरी किधर है, तो बी क्या जवाब देगा? क्वेश्चन सुना आपने? अगर मैं बगल वाले बंदे के बारे में बोलेगा कि इससे पूछूं कि सत्य नगरी किधर है, तो ये क्या बताएगा? अब इसका जस्टिफिकेशन सुनो आप कि आंसर कैसे सही है। कि अगर मैं पूछूंगा कि इससे अगर मैं पूछूं कि सत्य नगरी किधर है, तो ये क्या जवाब देगा? तो अगर, अब दोनों केसेस ले लेते हैं, अगर ये सच बोलने वाले से मैंने पूछा है, अगर ये मैंने सच बोलने वाले से पूछा है, तो वो तो सच ही बोलने वाला है, तो वो क्या बताएगा? अब वो बंदा जो झूठ बोलने वाला है, तो मैंने उससे पूछा कि ये झूठ बोलने वाले से मैं पूछूं, मतलब मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि इस बंदे से मैं पूछूं कि सत्य नगरी किधर है, तो सत्य नगरी वाले को पता है कि ये तो झूठ ही बोलेगा, तो ये क्या बताएगा? वो झूठ ही बोलेगा। मींस एक्चुअली जिधर सत्य नगरी है वो उधर बताएगा नहीं। मीन्स वो किस तरफ इशारा करेगा? झूठ नगरी की तरफ इशारा करेगा। वो इशारा किधर करेगा? झूठ नगरी की तरफ इशारा करेगा। तो मीन्स सत्य नगरी वाला क्या जवाब देगा कि ये बंदा आपको इधर के बारे में बताएगा। सत्य नगरी वाले ने सच भी बोल दिया, है कि नहीं? और वो यही बताएगा कि ये बंदा आपको इधर की तरफ बताएगा, मतलब झूठ नगरी की तरफ बताएगा। समझे आप इस लॉजिक को? और अगर वो बंदा झूठ नगरी वाला होगा, तो अब ये बंदा झूठ बोलने वाला है, तो अब मैं झूठ बोलने वाले से पूछूंगा कि ये जो सच बोलने वाला बंदा है, मतलब इससे अगर मैं पूछूं कि सत्य नगरी किधर है, तो ये क्या बताएगा? तो उसको पता है कि सत्य नगरी वाला सच बोलने वाला है, तो वो तो सच बोलने वाला है, मतलब वो तो सही बताएगा कि सत्य नगरी इधर है, लेकिन ये तो झूठ बोलेगा ना। ये क्या बोलेगा कि ये आपको इधर की तरफ बताएगा कि ये सत्य नगरी है।
समझे आप बात को? तो दोनों ही केस में मुझे ये पता चलेगा कि दोनों में कुछ भी हो, ये तो पक्का झूठ नगरी है। तो सत्य नगरी किधर है? इधर है। समझे आप? इस चीज को 2-3 बार सुनिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था और पजल था, और भी मैं आगे पजल आते रहेगा और हम लोग सीखते रहेंगे इसी प्रकार। ओके, और भी पजल पूछूंगा और ऐसे ही धीरे धीरे मैं वीडियोस, आज मैंने इस तरह से वीडियो बनाया, इसीलिए ऐसे वीडियो बनाया, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। अगर जनरली आपसे जो पढ़ाने वाली वीडियोस होंगे जिसमें थ्योरी आपको पढ़ाना होगा, वो मैं आपको लिख के बताऊंगा, और इस टाइप के जो वीडियो होंगे जिसमें सिर्फ बोल के काम चल सकता है, उसमें मैं इस तरह से बताऊंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। आप इसी तरह पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, और देखो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, आपको करना पड़ेगा और तभी सीख पाओगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।